ध्यान दीजिए, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ का पाथ फाइंडर डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस नहीं एमसीक्यू है। उसका क्वेश्चन 1 देखेंगे पहले, ठीक है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है इसको समझो। में फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, a bead released from one end of a frictionless rigid। देखो एक बीड है ये और यहां से रिलीज करा गया है, इसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इसको पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है। कोई चीज भी अपनी पाथ को रिपीट करता है, लाइक मान लीजिए यह सर्कुलर पाथ होता और इसको रिपीट करता, तो कोई भी अगर पाथ को रिपीट करता तो एक टाइम पीरियड होता, और वह टाइम पीरियड अगर मान लो स्पीड v होता, यहाँ टाइम पीरियड आराम से आप निकाल सकते थे। या रेडियस अगर मान लीजिए इसका r है, तो आप टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में एक 1 रिवोल्यूशन करेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस। अब भाई आप कर सकते हैं स्पीड, ओके, तो ये t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी हो गया। अब ये जो बात आई उसमें थोड़ा सा बात करते हैं, टाइम पीरियड आ गया। अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया जाता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन में आपको टाइम कितना लगा है, t, तो 1 में कितना लगेगा 1/t, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का अपने पास एक फार्मूला आ गया, टाइम पीरियड पता हो जाए तो हम फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक मेथड मिल गया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगा 1/t, ये क्लू है, ओके। अब इस सवाल का ये तो क्लू हो गया। अब देखिए मैं यहाँ आता हूँ इस सवाल को और समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कोई एक बीड है, ये एक बीड है आपका, और यह बीड का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब अपने सुविधा के अनुसार अगर ये और ये डायमेंशन को सेम मान लो, तो ये डायमेंशन को मान लो कि तुम्हारा आपका यह डायमेंशन जो है ना ये वाला एल है, और इसको मान लीजिए बी है, और यह अगेन एल है। अब मैं बताता हूं कि ये एंगल मान लीजिए कि थीटा है, ओके ना, तो ये भी एंगल मान लीजिए कि थीटा है। इससे थोड़ा आसान पड़ेगा, ओके। तो यह पार्टिकल यहां से चलेगा, अब टाइम निकालना है, तो टाइम का सहारा होता है काइनेमेटिक्स। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पर चलता है, जैसे कोई भी पार्टिकल जो है आपको सपोज कीजिए कि इंक्लाइन प्लेन पर चल रहा है, तो कोई भी अगर इंक्लाइन प्लेन है तो इस पर mg sin थीटा इधर लगता है, ओके, और mg sin थीटा लगता है जब इंक्लिनेशन थीटा होता है, इधर नॉर्मलाइजेशन होता है, और इधर होता है आपका mg cos थीटा, यही होता है। समझ में आ रहा है कि आपको अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आपको क्या आएगा, g sin थीटा आएगा, ओके। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आपको ये डिस्टेंस l दिया हुआ है, तो आप यहाँ से यहाँ आने वाला टाइम निकालना रहता है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यहाँ रेस से चला है, अगर इसकी लेंथ l है तो हाफ g sin थीटा और इंटू टी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर टाइम तो यहाँ से निकलेगा तो मेरा यहाँ पर एक वेलोसिटी आएगा, और वह वेलोसिटी कितना आएगा, तो एक तो होता है कि यहाँ वेलोसिटी अगर निकालना है, इधर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो वी स्क्वायर से निकाल लीजिए। तो यह डिस्टेंस एल है तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर 0 है, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2a हो गया आपका g sin थीटा और इंटू एस माने एल हो गया, ठीक है ना। ये सारे चीज है जो हम यूज कर सकते हैं, एल मालूम है उसका, और यहाँ पर अगर आपको कुछ वेलोसिटी मिल गया, इस वेलोसिटी को आप v0 मान लो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ एक और बात क्या है कि अगर एक्सेलरेशन सेम है, क्या है, एक्सेलरेशन सेम है, तो जितना से अगर कोई पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेटिंग और डिसलरेटिंग जो है ना, एक्सेलरेशन जैसे ऊपर गया तो जी नीचे लग रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है तो जी लग रहा है, तो दोनों केस में आपका जी है, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल हो जाता है, यही होता है ना। तो कोई भी अगर पार्टिकल को आपने जितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करो उतना ही एक्सेलरेशन से डिसलेट कर दो, तो उस समय जितना देर एक्सेलरेट होने में लगेगा उतना ही डिसलरेट होने में। ये दो कंसेप्ट है जो आप यूज करके इस सवाल को इजीली आप डील कर सकते हैं। जैसे लाइक इसमें देखिए मैं यहां से यहां आऊंगा
तो मेरा एल इधर होगा और इधर आपका हो गया जी साइन थीटा। इसीलिए आपको अगर हम बात करें तो एल इक्वल टू मेरा कितना आने वाला है, तो मेरा एल जो आएगा वह एल आ जाएगा हाफ जी, बोलिए साइन थीटा, और इनटू होगा जी साइन थीटा होगा, बोलिए यहाँ थीटा होगा, थीटा है जी साइन थीटा इनटू हो जाएगा T1 स्क्वायर। ओके, जैसे यहाँ पर यह एल है, एल इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा इंटू T1 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है T1 यहाँ से निकाल सकते हैं आप T1 निकालें तो यह हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए 12/1 जी साइन थीटा। ओके, ये आ गया, एक तो यहाँ से आ गया। दूसरा क्या है कि यहाँ वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात कीजिए तो यहाँ पर एक तो टाइम निकल गया। अब देखिए ये जो टाइम आया, अब यहाँ पर आने पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v0 हो गई, कर्विंग को नेग्लेक्ट करना है तो यहाँ वेलोसिटी v0 आ गया, वो तो निकालना हम सीखा, v0 पहले निकाल भी लेते हैं। अगर हम v0 की बात करें तो निकल सकता है, कैसे निकलेगा, तो आप देखिए ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ से l तक यह गया है, तो यह v0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 है, इक्वल टू होगा 2g 2as, तो यह जी साइन थीटा इंटू हो गया एल, तो यहां से हमारा v0 आ गया रूट अंडर 2gl साइन थीटा, ये आ गया। दूसरा पॉइंट आप देखो कि ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर ये v0 है तो ये जो टाइम लगेगा इसका यहां से यहाँ जाने में वह टाइम t2 होगा, वह टाइम आपका क्या होगा भाई, बोलिए, वह टाइम t2 होगा, तो t2 हम निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं भाई, t2। अब ये t2 आपका कितना आने वाला है बता सकते हैं आप लोग, t2 होगा यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो ये b है, तो b बाई आपका v0 होगा। ओके, b बाई v0 होगा। अब मैं चाहूंगा कि ये b और v0, ये b बाई रूट अंडर 2gl साइन थीटा होगा। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट हम बात को बता सकते हैं, वह क्या होने वाला है, देखिए मैं बताता हूं, इधर थोड़ा सा आ जाइए तो एक चीज आपको मिलेगा, वह क्या मिलेगा, देखिए कि भाई इसमें जितना टाइम लगा T1, इसमें टाइम उतना ही T1 लगेगा, तो यहाँ ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, यहाँ पर टाइम आपका बेटा क्या आ गया T1, और आपका यहाँ आ गया T2, अगेन यहाँ भी T1 लगेगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, यह T1 प्लस T2 आप प्लस T1, यानी 2T1 प्लस T2 लग रहा है, और 2T1 प्लस T2 जब लग रहा है तो आपका टाइम पीरियड क्या होगा, रिपीट होगा पाथ, यहाँ से गया आप पुनः यहाँ आ जाए, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो सिर्फ mg लग रहा है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो पुनः यहाँ से यहाँ आएगा, तो वह टाइम पीरियड आप निकालना चाहते हो तो यहाँ टाइम पीरियड t इक्वल टू आपको कितना आने वाला है, तो ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ 2T1 आप प्लस T2। ओके, ये करेंगे टाइम पीरियड, और इसका उलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि डायमेंशन को कितना से बढ़ाया, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। ये इफ लीनियर डायमेंशन ऑफ फ्रेम, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, ये पॉइंट को आपको नजर डालना पड़ेगा, इसको इफ लीनियर डायमेंशन वाला इस पर 4 टाइम्स बढ़ाया गया, इस पर थोड़ा सा आप नजर डालें, देखिए तो आपको एक बहुत अच्छा चीज आएगा, इस पर आर मेड 4 टाइम्स, ये यानी एल 4 टाइम्स कर दिया गया और बी भी 4 टाइम्स कर दिया गया, तो एल और बी को सिर्फ 4 टाइम्स करके हमको चेक कर लेना है, पहले सारी चीजों को एल और बी में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई बताओ, इस सारे टर्म को हम एल और बी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा t इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो तो ये t इक्वल टू होगा 2, ओके, इनटू 2T1, T1 कितना आ गया हमारा, रूट अंडर 12 बाई जी साइन थीटा, बाई जी साइन थीटा, ये आ गया, ये अंदर है रूट के, ठीक है। दूसरा आप बताएं क्या आएगा, ये तो एक आ गया, और ये प्लस T2 कितना आ गया है, देखिए तो वह b बाई v0 की वैल्यू क्या आ गई है, रूट अंडर 2gl साइन थीटा, यही आ गया क्या। अब देखिए मेरी बात को आप समझिए, तो टाइम पीरियड आप देखिए कितना बढ़ेगा, ये देखो
तो इसमें देखो ये जो है आपका सब चीज एल और बी को 4 टाइम्स करो और सब चीजें तो थीटा कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम क्या करेगा कि बी और किसको उसको चेंज करते हैं, एल को 4 टाइम्स करते हैं। तो देखो यहां पर अगर करोगे 4 टाइम्स, तो यहां से रूट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, हाँ? और यहां से जब करोगे तो कितना आएगा बोलो? यहां से अगर आप करते हैं कि ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ रूट के अंदर है एल और नीचे तो कुछ है नहीं, तो यहां पर एल अगर बात करोगे तो ये आपका एल 2 टाइम्स हो जाएगा। यहां अगर 4 रखोगे तो रूट में निकल कर एल 2 टाइम्स आ जाएगा, और यहां पर तुम ध्यान दो तो यहां पर तुम्हारा ये जो है 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स क्यूब देख रहे हैं, और नीचे देखो एल है तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो ये रूट अंडर 4 हो गया क्या? तो ये कितना आ रहा है बोलो तो? 2 टाइम्स आ रहा है, ओनली 2 टाइम्स आ गया, यानी टाइम पीरियड 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/2, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स बढ़ेगा 1/2 टाइम्स, हाफ टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट? क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत बोलो? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कहता है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसमें कि एक सेटअप दिया गया है और ये थ्रेड है। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल आप पढ़ लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूटन्स लॉ एमसीक्यू का और पाथफाइंडर का। तो ये जो है आपका ये कह क्या रहा है सवाल कि ये एक थ्रेड है ए बी, ठीक है ना, और उसके थ्रू एक पार्टिकल को ए से बी तक आना है, ओके? तो आपको इस प्रकार की उसको लीस्ट टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे कि ए से बी तक आना है, ये एडजस्ट करते सकते हैं, ये एंगल आप एडजस्ट कर सकते हो कि ऐसा आना है कि ए से इस इंक्लाइन पर आने पर उसको क्या आना चाहिए, मिनिमम टाइम लगना चाहिए, नहीं? यही तो बोल रहा है ना, यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द थ्रेड बाय चेंजिंग लोकेशन ऑफ द नेल बी, यानी बी को इस पर कहीं भी रख सकते हो, तो वह एंगल चेंज होगा यह, तो माने आप थ्रेड की लेंथ चेंजेबल है ये, और लेकिन बी को यहाँ कहाँ हम इस पर सेट करें ताकि हमको मिनिमम टाइम लगे, यही क्वेश्चन है अपना, जबकि इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा, ओके? अब सवाल क्या कह रहा है, नेल ए से ये जो है बीड, यहाँ भी एक बीड को रिलीज कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना? अब बीड जो होता है ना आपको ऐसा होता है, ऐसे स्लीव होगा, बीड होगा, ऐसे चलेगा वो, करेक्ट? अब देखो, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि हाइट एच क्या हो, सॉरी इसकी लेंथ क्या होगी, एबी की लेंथ क्या होगी, ये पूछा गया सवाल में। इस एक लिस्ट टाइम सर्कल होता है या लिस्ट टाइम स्फीयर होता है, क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं सिखाता हूं आपको। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लीकेबल है वो बताता हूं कि अगर कोई एक सर्कल या स्फीयर ड्रॉ कर दो, ओके, और तुम क्या करो कि यहां से यह सेंटर जो सर्कल का होना चाहिए, अगर हम ये सेंटर जी जो क्रॉस करेगा, जी के अलॉन्ग डायमीटर खींचो, वह जो है वहां से अगर यह पार्टिकल है यहां से अगर चल रहा है तो यहां से एक हम लाइन खींचेंगे जो सेंटर से पास करेगा, और वह जी का होगा लाइन, क्या होगा जी का, यानी एक अगर आपने एक सर्कल खींच लिया और ये वर्टिकल सर्कल है और इसमें या स्फीयर आपने ड्रॉ कर लिया, तो जिस पॉइंट से आप स्लाइड करा रहे हो, जैसे इसका इस्तेमाल सर्कस में करता है, क्या वो नहीं रहता है कि इस पर बच्चे स्लाइड करते रहते हैं, तो उसका डिफरेंट चीज होता है, लेकिन एक ही टाइम में नीचे आ जाते हैं बच्चे। देखना कि वह जो है यहां से यहां आएगा कोई बच्चा, कोई यहां से यहाँ जोकर या बच्चा आता है, और यहां से देखना सब एक टाइम में आ जाता है, यहां से यहां तब पहले आएगा, तब तक एक बच्चा यहां आ जाएगा, तो ये खुश होता है कि अरे ये तो बेवकूफ है, इतना ही दूर गया, हम तो बहुत नीचे आ गए। तो ऐसी चीजें होती है, उसके पीछे कारण क्या है कि एक बात देखिए, क्या करना है आपको, एक सर्कल ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट से आप स्लाइड करा रहे हो वहां से एक वर्टिकल सर्कल या स्फीयर ड्रॉ कर दो, और उसमें क्या करो कि इस पॉइंट से अगर तुम यहां आओ, चाहे यहां आओ, चाहे तुम यहां आओ, चाहे तुम यहां आओ, हर में टाइम सेम लगेगा और टाइम सेम आएगा। देखो कैसे, जैसे आपने सपोज कीजिए कि यहां आ गए, कहां आ गए, यहाँ,
अब ये आए तो देखिए क्या होने वाला है, इस एंगल को थीटा मान लीजिए आप, तो ये जी इधर लग रहा है तो इधर क्या आएगा इसका कंपोनेंट, जी कॉस थीटा, सही है, जी कॉस थीटा लगेगा इधर एक्सेलरेशन, ओके। अब ये रेडियस इसका मान लीजिए कि आपका आर, तो ये भी आर है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बताओ, एस, बोलो एस कैसे निकलेगा, तो ये आपका एंगल थीटा आ गया कि नहीं, बोलो। और ये एंगल जब थीटा हो गया तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा क्या, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा क्या, बोलिए। और ये जो हो जाएगा आपका कितना एंगल होगा, पाई माइनस 2 थीटा, सही है जी, ये पाई माइनस 2 थीटा आपको आने वाला है, करेक्ट। तो ये पाई माइनस 2 थीटा, अब साइन रूल लगा दो, तो ये आर बाई साइन थीटा, आर बाई साइन थीटा इजिकल टू कितना आने वाला है भाई, आर बाई साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा, इसके सामने का हो गया ना, तो ये आर बाई साइन थीटा है, और इजिक्वल टू एस, इसको एस मान लेते हैं, ये एस माने है ना, इसको एस माने हैं, यह तो यह एस बाई होगा साइन पाई माइनस 2 थीटा, ओके। अब देखिए यहां से अगर एस निकाला जाए तो आपका एस कितना आने वाला है, देखिए यह साइन पाई माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां से होगा आर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा कट गया, तो ये वैल्यू एस इक्वल टू आपको क्या आ गया, 2 कॉस थीटा हो गया, करेक्ट, 2 कॉस थीटा है, 2 आर कॉस थीटा, 2 आर कॉस थीटा हो गया, यहाँ आर भी लिख लीजिए, ठीक है ना, यानी 2 आर कॉस थीटा आ गया, ये सो, और इधर एक्सलेशन भी आ गया, तो अब टाइम निकाल सकते हैं हम। इसके बाद एस इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होगा, रेस्ट से चला है, तो ए हाफ हो गया, और ए हो गया आपका कितना, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, और इंटू क्या हो गया, टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ है टी स्क्वायर से, तो एस की वैल्यू आपका कितना आने वाली है, वह है 2 आर कॉस थीटा, 2 आर कॉस थीटा हो गया, और यह हो गया हाफ जी कॉस थीटा और इंटू टी स्क्वायर आ गया, तो देखिए ये कॉस थीटा कट गया, और ये टी होगा रूट अंडर 4 आर अपॉन जी, यानी ये टोटल 2 आर है ना आपका, ये टोटल आपका यहां से यहां आता तो डिस्टेंस कितना होता है 2 आर, और इधर एक्सेलेरेशन होता है जी, तो यहां से ए से अगर बी तक आ गया, ए से बी तक, तो ए बी इक्वल टू आपको कितना आता है, देखिए इतना ही आता है, ए बी इक्वल टू 2 आर है, और इक्वल टू इधर एक्सेलेरेशन जी है, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर आता कि नहीं, तो यहां से भी देखो टी कितना आता, टी डैश कर दे, तो ये टी डैश कितना आता, रूट अंडर 4 आर बाई जी, यानी इस सर्कल पर, इस वर्टिकल सर्कल पर कहीं भी आप आएंगे तो टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, ये प्रूव हो गया, इस थ्योरम का इस सवाल में हम इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट। अब देखिए, तो आप देखिए इस सवाल को, तो इसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, देखिए अब देखिए यह सवाल है आपका, तो इस सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या, ये जो सवाल हमारा है उसमें मैं फिगर बनाता हूं इसका अच्छा से, और उस फिगर के मदद से हम समझते हैं। हम क्या करेंगे कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल आपका थीटा है, यह एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ओके। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर यह एंगल थीटा है, तो ये जो है एक स्फीयर हो गया हमारा, यह एक स्फीयर हो गया, करेक्ट। हमने यह सर्कल ड्रॉ कर लिया, वर्टिकल सर्कल एक ड्रॉ की है, अब वर्टिकल सर्कल ड्रॉ किए, तो मेरा जो पार्टिकल जो चलेगा, देखो अगर मेरा पार्टिकल चला था कहां से, यहां से सपोज करो, तो यहां से जो वर्टिकल लाइन खींचोगे ये वाला, वह सेंटर ऑफ सर्कल से जाना चाहिए, और यह तुम्हारा क्या होगा, जी का डायरेक्शन होगा, करेक्ट। इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, जहां से आप ये पॉइंट हमारा कौन है, ए है, ए है ना मेरा, यही तो ए है शायद, ये से देखो, वही तो ये देखो, यहाँ देखो यह ए है ना, तो ये सर्कल जो ड्रॉ किया है ए से स्लाइड कर रहा है, तो यहां से हम एक वर्टिकल सर्कल ड्रॉ किए, और वह जी के डायरेक्शन में उसका सेंटर होना चाहिए, बस। तो देख क्या किया मैंने, ये तो वर्टिकल सर्कल के जी के डायरेक्शन में हो गया ना इसका सेंटर,
अब सवाल क्या है कि इस पर आपको लीस्ट टाइम कब लगेगा, यही देखना है। तो अगर मान लो कि इस लाइन के अलॉन्ग गिर गया हूं सीधे, तो यहां आएगा। तो ये टाइम कौन वाली, ये वाली टाइम आप प्लस ये वाली टाइम लगेगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी बंदे ने कहा कि नहीं ऐसे गिर गया, ऐसे, तो ठीक है, ये टाइम तो इसके बराबर आ जाएगा और ये टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अगर वह बंदा जो है यहां से ऐसे गिर गया, तो ये जो टाइम पर गिरा, तो ये टाइम और ये टाइम और ये टाइम बराबर आएगा। तो लीस्ट टाइम कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ये ट्रेवल कर रहा है। मेरी बात को आप फॉलो करें, तो इस पर आएगा, ताकि यहां जहां टचिंग है और ये टचिंग है, तो टचिंग है माने ये टेंजेंट है इस पर, तो ये रेडियस नहीं है, यहां भी गलती होगा, ये मिलाओगे तो इस पर 90 बनाएगा। आई बात समझ में? तो मेरा फिगर क्या हो गया, मेरा जो फिगर हुआ उसको समझिए, मेरा जो फिगर आया उसको समझने की कोशिश करो। क्या, जो भी मेरा फिगर आया उसको समझो। मेरा फिगर जो बनेगा वह कैसा बनेगा, देखो। तो मेरा फिगर जो बनने वाला है वह ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है, और ये जो है आपका इंक्लाइन जो मेरा बना है, जैसे आप देखो, तो ये हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो, मैं एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर दे, इस पर ये टेंजेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आपको टेंजेंट हो गया और ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, करेक्ट। अब जो बात होगी उसको समझिए कि इसमें यह आपका सेंटर है इसका, और यह पॉइंट तुम्हारा ए है। तो ये हमको हाइट चाहिए, यही हाइट चाहिए ना, ये वाला, यहां से यह हाइट हो गया है। और ये जो है, नहीं, थ्रेड का लेंथ चाहिए, हाइट तो एच दिया है, ये डिस्टेंस एच दिया है आपका, और ये जो है गिरेगा ऐसे, तो यह थ्रेड का लेंथ होगा। ठीक है ना। अब यह सेंटर है, तो सेंटर से इसको मिलाओगे तो यह रेडियस हो जाएगा। ठीक है जी, ये रेडियस होगा सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है, और ये जो है एंगल आपका 90 हो गया। सही है। अब इस थ्रेड का लेंथ आपको चाहिए, इस थ्रेड का लेंथ, इस थ्रेड का लेंथ मान लीजिए कि एल है। सही है। अब देखिए भाई, आपको एक बात मैं बताऊंगा तो आप डर जाइएगा। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा है? और ये 90 माइनस थीटा होगा तो यह क्या होगा, थीटा होगा। मानते हैं, ये थीटा आएगा कि नहीं। अब देखिए, ये जब थीटा आ गया, यह 90 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। इसे इसे क्या निकाल सकते हैं हम, इस ट्रेंगल से। ये हाइट एच है, कौन वाला, ये पूरा हाइट एच है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना आएगा, बोल, एच माइनस आर आएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, एच है, और ये आर है, तो यह होगा एच माइनस आर। ये यहां से देखना है, तो एच माइनस आर आ गया, और ये डिस्टेंस तुम्हारा एच माइनस आर आ रहा है, और ये 90 है, तो यह हाइपोटेनियस होगा, और यह एंगल थीटा है, तो यह क्या होगा, बेस होगा। तो आप कॉस थीटा लगा सकते हैं आराम से। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर बाई, बोलिए, आर बाई, बोलिए, एच माइनस आर। ये कॉस थीटा आ गया। सही है। अब ये कॉस थीटा है, ऐसे आप चाहोगे तो ये तो कॉस थीटा का वैल्यू ही निकालना है ना। तो थीटा तो मेरे को दिया ही हुआ है, थीटा तो मेरा दिया हुआ है, और आर लेकिन नहीं दिया हुआ। आर दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो एक और रिलेशन होगा, देख, यह एक ट्रायंगल बन रहा है, यह एक ट्रायंगल बन रहा है, और यह एक्सटीरियर एंगल है। तो दोनों इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल आएगा। तो ये जो थीटा आपका आ रहा है, तो उसमें तुम देखो, ये जो है, ये एंगल थीटा है, तो यह एंगल कितना आने वाला है, थीटा बाई, बोलो, 2, थीटा बाई 2 आएगा, और ये भी एंगल आपका थीटा बाई 2 आएगा, और ये एंगल थीटा बाई टू आ गए। और देख भाई, ये आर है, ये भी तुम्हारा क्या है, आर है ना। तो आप लगा दो साइन रूल, और साइन रूल जब लगाइएगा तो क्या आने वाला है, बोलिए, यहां से देखो तो आर बाई, बोलो, साइन रूल क्या बताएगा आपको, आर बाई, बोलो, आर यह है साइन थीटा बाई 2,
सही है दोस्त, इज इक्वल टू एल बाई, ये पाई माइनस क्या होगा, थीटा, तो या एल बाई साइन पाई माइनस थीटा होगा ना, ये थीटा बाई थीटा तो ये होगा ना, ये एंगल, तो ये जो है यहां से एल और आर में रिलेशन आ जाएगा, आएगा ना, एल और आर में रिलेशन आएगा, और यहां से आर को एच के रूप में निकाल कर पुट कर दीजिए, जैसे यहां पर एक रिलेशन आ गया ना, तो ये आ गया आपका आर बाई साइन थीटा बाई 2, ओके जी, और इजिकल टू एल बाई साइन थीटा, ओके, तो यहां से आपका ये तो रिलेशन हम लोग निकाले भी थे, तो यहां से यह एल इजकल टू क्या आएगा भाई, एल चाहिए, तो एल इजकल टू आएगा आर साइन थीटा, ठीक है, अब भाई साइन थीटा बाई 2, लेकिन इसको हम टू टू आर साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, इसको हम लिख देंगे ना, तो यह होगा 2r साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो देखिए ये कट गया, तो यहां से अगर एल की बात करोगे तो यह 2r कॉस क्या आएगा, थीटा बाई 2 आ गया ना, और एक रिलेशन उधर आया है, ये इक्वेशन एक आया था ना फर्स्ट है, और यह आ गया सेकेंड, अब सोल्व करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है, हमको निकालना क्या है, एल, तो उधर से आर को एच के रूप में निकाल कर पुट कर दीजिए, आ जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद आप देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या रोप ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड स्ट्रेट ऑन अ फ्रिक्शनलेस, ये देखिए सवाल को अपने किताब से पढ़ लीजिए, और पाथफाइंडर का सवाल है तो पाथफाइंडर रखना भी चाहिए, बुक्स रखना भी चाहिए भाई, ऑथर लिखता है तो उसमें बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, और इन लोगों को पर्सनल लेवल पर हम जानते भी है जो लिखे है, तो इसीलिए बुक्स ले लेना चाहिए, नहीं तो आप देखो क्योंकि जो लिखा है हम तो सोल्व करा रहे हैं ना, तो उसका तो हक बनता है ना, तो ये रोप ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड स्ट्रेट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज पुल्ड, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल क्या कह रहा है कि ये जो है आपका एक सरफेस है और जिस पर एक रोप रखा गया है, माने रोप में मास है, ओके, नाउ क्या कह रहा है कि ये जो फोर्स आपने लगाया टेंशन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ये जो है टेंशन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, और वह एक्स कहां से लिया गया है, यह इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, If from one of its end the tensile force T develop in the rope is at a distance x from the rear end, पिछले वाला से माने यहां से x डिस्टेंस पर टेंशन का यह वेरिएशन दिया है, अब ये वेरिएशन को लिख नहीं रहा है कि पाराबोला है कि हाइपरबोला है, तो हम थोड़ा सा अपनी साइंस को थोड़ा ठीक करते हैं, तो साइंस को कैसे ठीक करें, तो देखिए आपके पास है कि अगर मान लीजिए कि कोई ग्राफ दिया है, ओके, तो ये y और यह x ग्राफ, ओके, और यह ग्राफ लाइक ऐसे दे रहा है, आपको ऐसे दे दिया, तो आप इससे क्या निकालेंगे, हाँ, नहीं इसका स्लोप क्या हो रहा है, ये कनकेविटी अपवर्ड, तो कनकेविटी अपवर्ड होता है तो क्या होता है, स्लोप इंक्रीज करेगा, नहीं क्योंकि कॉन्केविटी अपवर्ड का मतलब ऐसा है ग्राफ, तो इसका d2i बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हुआ कि d इंटू स्लोप, ये इसका अर्थ क्या हुआ उसको देखते हैं, तो उसका अर्थ हुआ कि d बाई डी एक्स और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आया इसका मतलब d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यही ना होगा, ये अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखा जाए तो यह d स्लोप बाई डी एक्स हो गया, तो यह हो गया d स्लोप बाई डी एक्स, अब देखिए एक ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि x बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, यानी यहाँ स्लोप बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, अगर यही ग्राफ लाइक ऐसे दिया जो हम लोग का ग्राफ है ऐसे दे दिया तो ये कनकेविटी क्या है डाउनवर्ड, तो यहां पर क्या होगा कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इसके लिए लेस देन 0 आएगा, यानी इसका स्लोप डिक्रीज करेगा, ये होगा ना, d स्लोप बाई डी एक्स लेस देन 0 हो गया, तो x बढ़ने से स्लोप क्या होगा डिक्रीज करेगा, यानी ऐसा ग्राफ है, ऐसा सोच लीजिए, ऐसा ग्राफ है तो कनकेविटी डाउनवर्ड है, तो आप यहां से इधर जाएंगे तो इसकी स्लोप डिक्रीज करेगी, और अगर ऐसा ग्राफ है तो कनकेविटी अपवर्ड है, तो आप यहां से इधर जाइएगा तो स्लोप क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्लियर हो गया, ये क्लू है सवाल का,
अब देखते हैं हम यहाँ आकर के सवाल में देखते हैं, यहाँ पर आपका ये कनकेविटी डाउनवर्ड है, इसका मतलब कि आपका ये जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसमें समझने की क्या जरूरत है ये देखो। पहले तो मेरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, इट इज यूनिफॉर्म, इट यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट आ जाएगा। अगर इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड है, क्या पूछा है, डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी पूछ रहा है, तो उसी के बाद इट इंक्रीजेज सब मैंने अपन को सिर्फ लीनियर मास डेंसिटी पर बात करनी है, dm/dx पर। ओके, नाउ अब हम सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल का पार्ट जो है मेरा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस पार्ट पर अगर वर्किंग किया जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो है कि ये रोप को मैं बनाता हूं फिर से, ये रोप आपका F लग गया, और मैं मानता हूं कि टोटल मास इस रोप का m होगा, वेरिएबल हो चाहे जो है मास तो होगा ना, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो आप एक्सेलरेशन की बात करो तो इस रोप का एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास, और यहाँ फोर्स लेकिन एंड पर जो लग रहा है वह कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और जैसे भी कोई चीज में कांस्टेंट फोर्स लगता है तो मैं क्लियर कर सकता हूं कि एक मास तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी ये क्वांटिटी आपका कांस्टेंट हो गया। अब जहां तक सवाल है, यहां से जहां पर टेंशन निकालना रहा तो वहां से कट कर दो, तो रस्सी को यहां से x डिस्टेंस पर निकालना है तो वहां से कट कर दिए, और ये जो पोर्शन है इसका मास स्मॉल m मान लिया, तो यहां पर एक टेंशन हो गया तुम्हारा t, ओके, और इसका मास m हो गया। तो जहां तक सवाल है, इस t को आप लिखोगे, यह t होगा ma, यहाँ a क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहां से अगर dt/dx की बात करो तो क्या आने वाला है भाई, a कांस्टेंट है और यह dm/dx हो गया, और dm/dx क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी होगा। तो dm/dx लीनियर मास डेंसिटी हो गया, तो हम इसको लीनियर मास डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट है, तो ये dm/dx प्रोपोर्शनल आ गया किसके, dt/dx के, और इसका स्लोप घट रहा है, इसकी स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। dt/dx क्या है, स्लोप है dx ग्राफ का, तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो लीनियर मास डेंसिटी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा विथ x। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें, देखिए ऑप्शन कुछ आ रहा है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट दिया हुआ है, हाँ सही, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये भी सवाल आप पढ़े होंगे, 1 to 10 है, अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डील करूं तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है इसमें। एक तो है कि इनफॉर्म रोप है, तो मास पर यूनिट लेंथ आपका कांस्टेंट है। दूसरा क्या है कि लेंथ जो है 13 मीटर ये है टोटल लेंथ, और पेग पर इसको अटकाया गया है, तो ओवर फ्रिक्शनलेस है, सब फ्रिक्शन का कोई मतलब यहाँ नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन है भी नहीं। तो दोनों के बीच में ये पोर्शन जो है 8 मीटर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और 8 है, और टोटल आपके पास कितना आ रहा है 30। तो ये लटका, ये जो सस्पेंड पार्ट है वो 5 मीटर, ठीक है ना, ये जो लटका हुआ पार्ट इधर है वो 5, तो 13 मीटर टोटल हो गया, और इसमें मास है, तो टेंशन टाइम डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है कि ये एंगल कितना बनाएगा लेफ्ट हैंड, नहीं, एंगल विच द रोप मैक्स विद द वॉल एट द पेग ए और इन क्लोजेस्ट टू, मैंने लगभग में वैल्यू बताना है मैंने ये, और लगभग में बोल रहा है तो मेरे को तो लग रहा है कि आंसर जो है तुम्हारा है 37 ही होगा, क्योंकि 3/5 होता है, तो वह 3/5 है, एग्जैक्ट 37 तो होता नहीं है, तो आजू बाजू होगा, इसीलिए। लेकिन ये सब ट्रिक उरिक नहीं लगता है चीजों में, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स छोड़ करके आप फालतू चीजें सोचने लगे, नहीं समझे। आंसर बी भी है, देख ले सही भी है, हमको दिख भी गया था इसे, लेकिन मैं यहाँ पर देखा 45 तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है, और 53 ने 37 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, मैंने ये ऑप्शन देखा नहीं, तो वह ट्रिक नहीं लगेगा, नहीं समझे, मेरे को यही दिख रहा था से, उधर वाला देखे नहीं, तो वैसे भी सोचोगे तो सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसमें देखिए पहले तो देखिए इस यहाँ का आप बात कर ले, यहाँ का टेंशन आप निकाल सकते हैं इजिली। कैसे निकाल सकते हैं यहाँ का टेंशन, तो यहाँ टीबी जो आ जाएगा ना, टीबी माने बी पर टेंशन अगर देखा जाए तो ये वेट को बैलेंस कर रहा है, वेरी सिंपल, इस वेट को बैलेंस कर रहा है, और इसमें इसका मास टोटल दिया है क्या, स्ट्रिंग का नहीं दिया ना, तो मास पर यूनिट लेंथ हम लेमडा मान लें कि लेमडा मेरा मास पर यूनिट लेंथ है, लेमडा
लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी है, और यह मेरा लेमडा है। ओके, हमारा लेमडा है लीनियर मास डेंसिटी। अब जो बात होगी उसको समझिए, टीबी कितना आएगा, तो ये देखिए 5 लेमडा जी हो जाएगा, ये 5 है और लेमडा, तो टीबी हो जाएगा आपको 5 लेमडा, ठीक है ना। बी पॉइंट पर टेंशन जो होगा वह 5 लेमडा जी के इक्वल आ जाएगा, सही है जी। और इस बात को आप समझिए, तो ये टीबी जो होगा 5 लेमडा जी आ जाएगा, सही है, यहाँ पर टेंशन। ओके, और यहाँ पर टेंशन आ गया तो तुम क्या करो, इस राशि को कट कर दीजिए यहाँ से। अब इस स्ट्रिंग को जस्ट यहाँ से कट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको टेंशन पता हो गया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको एंगल चाहिए, तो आप एक चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है देखिए कि अब, हाँ, तो थोड़ा सा देखें देखें, इधर काम चल जाएगा अपना, कि अब हमारा इस पोर्शन पर ध्यान देना है। हमको टीबी मालूम है और यहां से कट कर, यहां से जब कट करोगे तो तुम्हारा एक बात है जिसको मैं समझाना चाहता हूं आपको, कि हॉरिजॉन्टल में टेंशन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि आप यहां से यहां जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ तो एमजी ही तो बढ़ेगा ना, यानी वर्टिकल में फोर्स का क्या होगा, वेरिएशन होगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्स का वेरिएशन नहीं होगा। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि यहां पर अगर देखो तो यहां पर आपका टेंशन अगर जो होगा सिमेट्रिसिटी से, तो वही टेंशन यहां भी होगा। तो यहां अगर टेंशन टीबी है तो ये भी टेंशन टीबी ही होगा, मैग्नीट्यूड में सिमेट्रिसिटी है ना दोनों ही। और ये मिडिल से अगर देखा जाए, और उसके बाद और क्या होगा कि इनकी टोटल वेट काम करेगी, नीचे करेगी ना, तो टोटल वेट काम करा दो नीचे, तो टोटल वेट नीचे का काम करेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये, और या एक बात कर सकते हो कि यहां से रस्सी को अगर काट दें तो क्या जाता है, यहां से आप कट करते हैं स्ट्रिंग को, तो मेरा यहां पर एक टेंशन लग रहा है, सपोज करो टी। ओके, अब देखो यहां से यहां पर एक वेट काम करेगा इसका, वह होगा लेमडा, और ये पूरी 8 है, तो ये 4 लेमडा जी नीचे काज करेगा, 4 लेमडा जी नीचे काज करेगा। और ये जो है वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है यहाँ, वह बन रहा है थीटा, वर्टिकल से ये भी एंगल होगा थीटा। ओके, तो ये जो हो गया टीबी कॉस थीटा, टीबी कॉस थीटा इजिकल टू 4 लेमडा जी होगा, टीबी कॉस थीटा 4 लेमडा जी होगा, और टीबी साइन थीटा, टीबी साइन थीटा आपको टी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब का नहीं है, यह इक्वेशन हमारे मतलब का नहीं है क्या, नहीं। तो हमको तो सिर्फ यही निकालना था ना, ये टीबी कॉस थीटा इजकल टू 4 लेमडा जी, टीबी कितना आया था, 5 लेमडा जी आया था ना। तो इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ते हैं, क्या, इस इक्वेशन से, तो 4 लेमडा जी कॉस थीटा इजकल टू क्या आ गया है, ये कितना है, 5 है ना, यहाँ 5 लेमडा जी इजकल टू 4 लेमडा जी आ गया। और यहां से आप देखो तो लेमडा जी और लेमडा जी कट गया, तो कॉस थीटा आ गया 4/5। और यहां से अगर बात करो तो थीटा इजकल टू कितना आएगा, बोलो, 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली है। क्लियर हो गया, ये सवाल है। इसमें हमको लर्निंग क्या था कि हॉरिजॉन्टल में टेंशन वेरी नहीं करेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेंशन बढ़ेगा, चूंकि का वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा, क्योंकि वेट को बैलेंस करना होगा, वेट बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कहता है देखिए, अ इनफॉर्म रोप इज टाइड बिटवीन अ नेल ए ऑन द वॉल एंड अ नेल बी। हाँ, ये देखिए उसी से रिलेटेड ये सवाल है। ओके, यहाँ पर अब देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, एक रोप है और ये रोप में यहाँ एंगल अल्फा है, और ये वर्टिकल से ये एंगल बीटा बना रहा है बी पर। अब सवाल में थोड़ा ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसमें मास रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इन द रोप इज यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का क्या होगा, सेम होगा, ये तो ऐसे ही दिख रहा, हम ही बता दिए थे इसके पहले, और हम ही करके भी देखूंगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इंक्रीजेज विथ हाइट, ये भी सही है, नहीं दिया है क्या, सही सही होगा। एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन, एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, ये चेक करना पड़ेगा अच्छा से। और एंगल
एंगल ये दिया भी नहीं है, ऑप्शन में सी हमारा है भी नहीं, लेकिन चेक किया जाएगा कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसको समझना तो पड़ेगा कि क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो रॉन्ग ऑप्शन को भी चेक करना बहुत पॉजिटिव एक पॉइंट होता है। अब देखिए, एंगल अल्फा कैन नॉट एस्यूम अ वैल्यू ऑफ जीरो, ये माने जीरो नहीं हो सकता है, ये सही ऑप्शन दिया है आपका। अब चलिए, इस सवाल को बिना ऑप्शन देखे हुए हम बना ही नहीं सकते, क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें बहुत चीजें पूछी जा सकती थी। तो हम पहले ऑप्शन पढ़ लिए, और ऑप्शन पढ़ने के बाद हमको ये नॉलेज हो गया। नाउ हम सवाल को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो मेरा यो कहना क्या है कि इस रॉड, इस पूरे स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिए पूरे स्ट्रिंग की बात कर लो, तो देखिए यहां पर एक टेंशन मान लेते हैं कि मेरा T1 है, ओके, और यहां पर इसमें टेंशन मान लेते हैं T2 है, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं बात करूं, तो पहला तो इसका पूरी लेंथ को मान लीजिए कि L है, तो आपका क्या आने वाला है भाई, तो ये एंगल अल्फा हो गया, तो ये T1 साइन अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये देखो, ये पूरी रोप का पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरी रोप के इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये T1 कॉस अल्फा इधर हो गया, और इधर आपका T1 साइन अल्फा हो गया, और तो T1 साइन अल्फा आ गया। यहाँ पर अब देखिए, ये एंगल बीटा है, तो ये भी एंगल बीटा आएगा, तो इधर आ जाएगा कितना, T2 कॉस बीटा, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, T2 साइन बीटा। तो T1 साइन अल्फा इक्वल टू T2 साइन बीटा होगा, ठीक है ना। T1 साइन अल्फा इज इक्वल टू T2 साइन बीटा। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम आएंगे, हर जगह आएंगे। अब एक और पोजीशन यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, जो आपका यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हम लोग एंगल ले रहे हैं ना, तो ये वर्टिकल से मान लीजिए कि थीटा एंगल बना रहा है, ये पॉइंट यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो ये जो है, इसके लिए एक एक्सप्रेशन भी आ जाता है ऐसे, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, तो अब देखो यहां पर अगर टेंशन की बात करो तो ये टी आ गया मान, तो टी कॉस थीटा, यहां पर एक तो अपना T1 कॉस अल्फा, यहां पर जो T1 कॉस अल्फा आएगा, वह T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आने वाला है भाई, तो ये नीचे कौन कौन फोर्स आ जाएंगे, एक तो इसका वेट लेमडा एल जी, आप प्लस ये T2 कॉस बीटा, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है, अंतर कौन आ रहा है, यही आ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट में, माने ऊपर बढ़ोगे तो वेट बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट में इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। जैसे यहां पर भी जाता, और तुम यहां से यहां की बात करो, तो यह लेंथ मान लो कि तुम्हारा एल है, एल नॉट है, तो क्या हो जाता भाई, यहाँ टेंशन, तो टी साइन थीटा, ये तो हो जाता तुम्हारा वही टी साइन थीटा, भी यहाँ हो जाएगा आराम से, होगा कि नहीं, टी साइन थीटा भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यहाँ अगर बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, और हॉरिजॉन्टल में अदर फोर्स भी नहीं है, नहीं, तो हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम आएगा। परंतु दुख की बात क्या है कि वर्टिकल में जब जा रहे थे एक लेमडा एल जी आ रहा है, लेमडा एल जी आ रहा है, तो जैसे यहां से यहां लिया तो एल ज्यादा है, तो हाइट बढ़ने से एल बढ़ रहा है, अगर यहां से यहां लोगे तो एल कम होगा, तो हाइट कम होगा, और हाइट कम होगा तो क्या होगा, आपका वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, यानी ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे आप जाओगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन को थोड़ा सा अगर गौर किया जाए, तो कुछ ऑप्शन तो मेरे को चेक हो गए, जैसे पहला ऑप्शन चेक हो गया ये वाला, दूसरा ऑप्शन चेक हो गया, ये सही है। तीसरा कह रहा है एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, ओके गुड। ये कह रहा है कि भाई एंगल अल्फा, क्या कह रहा है कि एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, सी ऑप्शन यही है ना, सी है वही तो सी में कह रहा है कि एंगल अल्फा एंगल बीटा से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बताना है, क्या एंगल अल्फा ग्रेटर होगा किससे, एंगल बीटा से, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यह एंगल अल्फा और बीटा में जो रिलेशन हम लोगों ने डील किया वो क्या है, देखो, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें कि T1 कॉस अल्फा लेमडा एल जी प्लस T2 कॉस बीटा आ गया। अब इसके बाद अगर एक बात को अगर ध्यान दिया जाए तो क्या आता है, देखो कैसे क्या करें, कि ये जो है क्या, ये सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। सी ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है कि एंगल अल्फा, अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, देखो
एंगल बीटा से अल्फा क्या होगा, बड़ा होगा, हो सकता है, ये होगा कि नहीं। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अब देखो यहां पर आप देखो तो T1 साइन अल्फा इक्वल टू T2 साइन बीटा होगा, सही है। और T1 की बात करूं तो T1 यहां पर टेंशन और यहां पर टेंशन में कौन टेंशन बड़ा होगा, ये टेंशन बड़ा वहां आ रहा था कि नहीं, याद है इसके पहले वाले सवाल में है। तो अगर बात करो कि ये दोनों इक्वल है और यह बड़ा है इससे, तो यह छोटा होगा उससे ना, तो अल्फा बीटा से बड़ा नहीं हो सकता। इस इक्वेशन पर चलाओ, इस इक्वेशन पर आओ कि ये T1 साइन अल्फा इजिकल टू क्या है, T2 साइन बीटा। अब बता सकते हैं T1 और T2 में कौन बड़ा है, T1 और T2 में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों जगह सेम है, लेकिन यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा है, तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर टेंशन क्या होगा, कम होगा। तो ये T1 क्या है तुम्हारा, ग्रेटर है T2 से, और ये तो कांस्टेंट है, तो T1 ग्रेटर है T2 से, तो साइन अल्फा लेस होगा साइन बीटा से, दैट इंप्लाइज अल्फा लेस होगा बीटा से, ये बराबर भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान दो। तो ये जो है ऑप्शन इसलिए सी गलत है। और डी में क्या कह रहा है, वो जीरो नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। अगर अल्फा जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, सेंसलेस बात हो रही है क्या, करेक्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। एक आपको ये 6 सवाल जो है फिगर है, क्लियर है, देखो इसको टाइम पास करने से क्या फायदा है, इस सवाल को पढ़ लो और ध्यान दो, मैं बताता हूं कि ध्यान दो ये सवाल कह क्या रहा है। ये जो सवाल कह रहा है उसमें दो बातें हैं, ये कह रहा है कि ये जो है एक रस्सी था, रोप था, मासलेस है, और ये पुली है, और वो पुली एक ब्लॉक का एक सिस्टम बनाया गया है। पुली का मास शायद कितना है, 8, मास को देखो आराम से, बिना मास देखे काम नहीं चलेगा भाई, क्या है, हाँ देखो यहाँ पर है, देखो ये जो है ना वेट जो है ब्लॉक का 8 है, और पुली का मास जो है आपको कहाँ दिया हुआ है, थर्ड लाइन में दिया है, रुको इधर खिसकाते हैं पर, हाँ पुली का 4.8। अब ये दोनों एक साथ है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अगर एक इक्विलिब्रियम में होगा तो दूसरा भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो दोनों के वेट को ऐड भी कर सकते हो। तो यह 8 kg प्लस 4.8 दोनों न्यूटन में है, वेट दिया है, तो ये जो है mg जो है दोनों आपको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल क्या है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है सवाल का, तो सवाल का जो कंसेप्ट होता है ना, यह होता है कि अगर ये पुली है, ओके, और पुली से रस्सी पास कर रहा है जैसे, तो दोनों ये टेंशन बराबर होगा। अगर स्मूथ पुली है, पुली को क्या होना चाहिए, स्मूथ, मास हो चाहे नहीं हो स्मूथ होना चाहिए। अगर कोई भी स्मूथ है लाइक दिस, ऐसे रस्सी जा रहा है, पुली स्मूथ है, मास हो चाहे चल रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, स्मूथ होना चाहिए बस। अगर पुली स्मूथ है तो टेंशन दोनों ये क्या होगा, सेम होगा। अगर पुली रफ होगा, अगर ये पुली रफ है तो टेंशन कोई जो नहीं कि दोनों ये बराबर हो। अगर मान लो कि पुली पर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे आप देखोगे तो ये पुली पर, जैसे ये पुली है और ये रफ है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये पुली जो है ऐसे T1 है, T2 है, और ऐसे क्या है T1 है, और ये सेंटर पर एंगल बन रहा है अल्फा। तो ये T2 अगर बड़ा है T1 से, तो यह फार्मूला कब लागू होगा, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे और काइनेटिक, तो यहाँ होता है T2 इक्वल टू T1 ई का पावर म्यू अल्फा, ये होता है म्यू जहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बशर्ते यह फार्मूला तब लगाओगे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगे या काइनेटिक फ्रिक्शन लगे। आई बात समझ में, ये चीज है। नाउ हमारा ये कंसेप्ट है, तो मेरा पुली कौन है, ये वाला है, तो दोनों ये टेंशन सेम होगा। कहां पर टेंशन सेम नहीं होगा, तो नोट कर गया, अगर किसी बंदे ने जो है किसी चीज को नोट कर दिया, नोट कैसे किया जाता है, जैसे ऐसा कुछ है
और यहाँ से कोई चीज नहीं, तुम्हारी मम्मी क्लैंप लगा करके और कपड़ा लटका देती है, तो यहाँ पर अगर क्लैंप कर दी, चमचा से ऐसे चपका दी, तो क्या होता है वो ऐसे चिमटा, चिमटा से अगर यहाँ चिपका दी तो ये नॉट हो गया, इधर टेंशन अलग होगा, इधर टेंशन अलग होगा, ये स्लिप नहीं करेगा। अगर वह रिंग भी रखती है ऐसा वाला चूड़ी टाइप का, तो उससे लटकाती है, तो रिंग पासिंग इसको कहते हैं। अगर रिंग पासिंग हो रहा है, दोनों ये टेंशन क्या होगा, करेक्ट। नॉट में टेंशन वेरी करेगा, उसमें रिंग पासिंग में टेंशन सेम होगा। ये दीज आर द कंसेप्ट, ये सब आपको कंसेप्ट है, ओके। अगर फ्रिक्शनल पुली है तो दोनों ये टेंशन वेरी कर सकता है, ठीक है ना। जैसे यह है रफ पुली है, रफ है, तो इधर भी टेंशन T1 है और इधर टेंशन T2 लेकर चलेंगे। हो सकता है कि टेंशन T1 T2 बराबर आ जाए, लेकिन कैलकुलेट करने में जैसे हमारा रफ पुली कहाँ यूज हो रहा है, रोटेशन में यूज होता है, तो वहां टेंशन अलग अलग लेते हैं, करेक्ट। अब देखिए जो सवाल का आगे हम चलते हैं, तो मेरा सवाल का कंसेप्ट आ गया। अच्छा, ये कंसेप्ट बताते हैं तो आप लोगों को फायदा होता है ना, कंसेप्ट एक मिल गया ना कि इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे करेंगे, नहीं तो सिर्फ सॉल्यूशन कर देने से आपको कोई फायदा नहीं। सॉल्यूशन करने में क्या होता है कि बच्चा को एक सवाल का सॉल्यूशन मिल गया, लेकिन इस तरह अगर आप कंसेप्ट रिलेटेड सीख लिए तो किसी तरह का भी ऐसा सवाल आएगा तो आप बना लेंगे, इसीलिए कंसेप्ट बता बता करके मैं आपको सवाल सोल्व करता हूं। अब देखिए, आइए सवाल में, अब सवाल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब फिगर जैसे इसको इस पर लटकाएंगे, ये रस्सी टाइट होगा, और रस्सी टाइट होगा तो यह कैसा होगा, इसका दृश्य देखिए, ये जो है ऐसा कुछ हो जाएगा, देखिए ऐसा है और या ऐसा है, तो ये रस्सी आपको ऐसा होने वाला है और ऐसा होने वाला है, और यहाँ पर ये आपका पुली है और यह ब्लॉक है, सही है जी, ऐसा कुछ हो जाएगा, ओके। इस बात को आप समझिए, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर जो है ये पुली पासिंग है, तो ये स्मूथ पुली से पास कर रहा है, तो आपका इधर टेंशन वही होगा जो इधर होगा, ठीक है ना। आप देखिए इसको वर्टिकल एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, तो देखिए ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए, और यहाँ टेंशन बराबर है, तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एंगल को सेम होना पड़ेगा। इसलिए यह एंगल अगर थीटा है भाई, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो आपका एक तो रिलेशन बन गया कि 2t cos थीटा इजिकल टू क्या हो गया, वेट, और वेट कितना आ रहा है, दोनों मिला दो 12.8, तो यह आ गया आपको 12.8 न्यूटन है, तो ठीक है, एक इक्वेशन बन गया, दोनों ये न्यूटन। तो आप देखिए इस बात को आप समझाइए, समझिए, ये एक हो गया। देखिए हम कहाँ फंस गए, हमको क्या निकालना है, टेंशन, लेकिन थीटा मालूम नहीं है, क्या क्या निकाले, ऑप्शन है, हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में देखो, पहले तो एक रिलेशन और बना लेते हैं कि ये जो है डिस्टेंस, और ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ 15 मीटर दिया है, और ये शायद 9 मीटर है, ये वाला नहीं, ये वाला आपका 9 मीटर है, ये वाला नहीं, तो ये 9 मीटर अगर है, ये 9 मीटर है, और तो ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए, ओके, पूरा 9 है, तो यह 9 माइनस या x हो जाएगा, यह कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस एक्स, या 9 माइनस एक्स कर सकते हैं, या डिस्टेंस आप मान लीजिए 9 माइनस एक्स, तो यह हो गया x, करेक्ट। अब देखिए पहले हम सोल्व करते हैं बेसिक, तब हम लोग ऑप्शन देखकर करेंगे। तो यह 9 माइनस एक्स है और ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो 9 माइनस एक्स कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा होगा, और ये जो है आपका कितना आ जाएगा, तो यह होगा आपका एक्स कॉसेक थीटा, एक्स कॉसेक थीटा, तो ये एक्स कॉसेक थीटा हो गया, और यह हो गया 9 माइनस एक्स कॉसेक थीटा, तो इन दोनों को मिला दीजिए, तो 15 होगा दोनों मिलाकर, तो ये डिस्टेंस और प्लस यह 15 दिया है, तो यह हम कर सकते हैं 9 माइनस एक्स कॉसेक थीटा, और 9 माइनस एक्स कॉसेक थीटा और प्लस एक्स कॉसेक थीटा,
9 माइनस एक्स कॉस सेक थीटा आप प्लस एक्स कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आने वाला है भाई? देखो तो 9 माइनस एक्स कॉस सेक थीटा प्लस एक्स कॉस सेक थीटा 15 आ गया, ठीक है ना, 15 आ गया। अब इसको आप सोल्व करें तो एक्स कॉस थीटा तो कट जाएगा नहीं, और ये 9 कॉसेक एक्स कॉसेक थीटा और ये कट जाएगा, तो 9 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 15 आ गया। तो यहां से आपका कॉस साइन थीटा कितना आ जाएगा बोलो? 9/15, 3/5 आ गया, 3/5 आ गया, ये 3 है, ये 3 आपको 5 आ गया, तो ये थीटा 37 आ गया नियरली, 37 डिग्री आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या कह रहा है उसको देखना जरूरी है। क्या है? देखिए ऑप्शन क्या कहा है, क्या आइए ऑप्शन में अगला पेज में, अच्छा अगले पेज में यहां तक तो हो गया आपका, अगला पेज में देखते हैं। ऑप्शन है ए, लेवल डिफरेंस ऑफ पेग इज 4 मीटर। अब देख लेते हैं, टेंसाइल फोर्स स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल डिफरेंस ऑफ द पेग्स, ठीक है ना। तीसरा क्या होने वाला है देखो, ये भी आंसर एक ही सी सही दे रहा है, तो ए और बी गलत है, यही ना। तो देखते चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे थोड़े काम चलेगा। टेंसाइल फोर्स, पहले लेवल डिफरेंस क्या होगा, तो चलो लेवल डिफरेंस देख लेते हैं। क्या ये इसी पर देख लेते हैं ना लेवल डिफरेंस। अब लेवल डिफरेंस में क्या है कि ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, नहीं ये डिस्टेंस तुमको चाहिए, ये वाला नहीं, तो ठीक है, ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये तो 37 आ गए और ये 37 आ गया, और ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना आ गया पता तेरे को? अरे तो ये वैल्यू निकलेगा ना, कॉस थीटा का 9 माइनस एक्स कॉसेक थीटा कहने से थोड़े होगा, है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये आपका वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, तो ये वैल्यू जो है आपका जो है उससे मेरा ये वैल्यू निकालना है, ये मेरे को वैल्यू चाहिए, फिर ये वैल्यू चाहिए, तो इस लेंथ से आपका यह वैल्यू तुमको क्या आएगा, ये वैल्यू हम h1 मान लेते हैं और इस वैल्यू को हम h2 मानते हैं। तो लेवल डिफरेंस ऑप्शन ए के लिए h1 माइनस h2 कर सकते हैं, तो h1 मेरा कितना आने वाला है बोलो? तो h1 जब निकालिएगा तो ये वैल्यू से ये वैल्यू निकलेगा क्या, तो ये आ गया है 9 माइनस, ये तो एक तो 9 माइनस एक्स यह है और यह तुम्हारा क्या है एक्स है ना, तो इससे ही काम करते हैं ना बोलो। तो यह होगा h1 कितना आएगा बता, ये 9 माइनस एक्स से यह कैसे निकलेगा बताओ, यह h1 ये डिस्टेंस है ना पूरा, है तो tan क्या कर दे cot 37 करते हैं, cot 37 करो तो इस ट्रेंगल में कितना आने वाला है cot 37, h1/9 माइनस एक्स, और h2 उसी तरह आ जाएगा h2 सॉरी cot 37 आ गया, और cot 37 इस ट्रेंगल में लगाइएगा तो यह होगा h2/x, करेक्ट। अब देखो तो ये डिफरेंस h1, तो h1 तुम्हारा क्या होगा, यह 9 माइनस एक्स cot 37 आ गया, माइनस h2 आपका क्या है भाई, x cos 37, x cos 37, तो ये हमको लग रहा है कि x वाला अगेन कट गया, नहीं तो हमारा क्या आ गया डिफरेंस 9 cot 37 कितना आता है ये, 4/3, ये पूरा वैल्यू थोड़ा 4/3 है, 9 इंटू हो गया 4/3, तो ये 3 जा 3 हो गया और ये हो गया 12 मीटर, जबकि दिया हुआ डिफरेंस कितना 4 मीटर, वो गलत है नहीं, इसीलिए गलत है। अब बी कह रहा है कि आपका टेंसाइल, यहाँ क्या दे रहा है, टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल डिफरेंस ऑफ पेग्स, लेवल डिफरेंस पर डिपेंड थोड़ा कर रहा है, उसको क्या मतलब, हम इससे लेवल डिफरेंस निकाल रहे हैं क्या। तो अब सी में क्या कह रहा है, टेंसाइल फोर्स, देखो यही ऑप्शन आईआईटी में जब आता है ना तो दिमाग खराब करता है, मोर देन वन चॉइस में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंसर पता रहता है तो आदमी तो सोच लेता है थोड़ा अच्छी तरह से, लेकिन जब आपको आईआईटी जेईई में आएगा तो उस समय हड़बड़ाहट होती है, ये सही होगा कि गलत होगा। तो टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन
अब लेबल डिफरेंस ऑफ द पेग्स, ठीक है ना। वो कह रहा है कि टेंसाइल जो फोर्स होगा 8 न्यूटन, कितना आया है? 8 न्यूटन आया ही है, तो वो तो सी तो सही निकल गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेगमेंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पुली आर 10 मीटर एंड 5 मीटर। माने ये लेंथ कितना आएगा और ये लेंथ कितना आएगा, ये आपको अब निकालना है। तो चलिए अपन निकालते हैं उसको। क्या वो लेंथ कैसे निकलेंगे, बोलिए। यह लेंथ आपका कितना आया भाई? 9 - x cosec थीटा आया है, cosec 37, यही आया ना। 9 - x cosec 37। और ये जो है x की वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो x की वैल्यू निकालने का कोई तरीका है नहीं है, इसलिए वो निकाल ही नहीं सकते अपन। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? x निकल ही नहीं सकता ना, और x नहीं निकलेगा तो वो कैसे निकाल पाइएगा, ठीक है ना। करेक्ट, इसीलिए वो ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है। सही है। आप देखिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a small metal ball is being pulled gradually on a fixed frictionless hemisphere as shown in figure. Radii of ball and that of the pulley are much smaller than that of the hemisphere. As the ball slides from the bottom to a position close to the top of hemisphere, how do the magnitudes of pulling force and contact force are between the ball and the hemisphere change? सही है। इसको देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि देखो यहां से एक पुलिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है, तो यह फोर्स ऐसे लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो जब भी हम स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो वह स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगता है वह फोर्स टेंशन के इक्वल हो जाता है। तो नाउ हम कह सकते हैं कि एक टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है एफ, ओके। दूसरा फोर्स इस पर एन लग रहा है, ओके। और तीसरा फोर्स एम जी लग रहा है, और तीनों फोर्स स्लोली जा रहा है, तो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। काम खत्म। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा फोर्स डायग्राम अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आर नॉर्मलाइजेशन को आर लिख रहा है, याद रखिए। तो हम नॉर्मलाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे नहीं। तो मैं देखता हूं, अब देखिए थोड़ा सा किसी इंस्टेंट पर दिखाता हूं फिगर। आप देखिए कि एक तो यहाँ पर क्या क्या यूज होता है। एक तो लामीज थ्योरम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक ट्रायंगल लॉ को भी ओबे कर सकते हैं क्या, और ऐसे ऐसे मैंने आप सोच सकते हैं चीजों को। लामीज थ्योरम भी चूंकि 3 फोर्स इक्विलिब्रियम है, तो लामीज लॉ को अप्लाई करते हैं नहीं, जैसे ऐसा कुछ होता है तो आप कर सकते हैं वैसे। यहाँ पर कंसेप्चुअली ऐसे कुछ कर सकते हैं। एक तो कंपोनेंट बैलेंस करिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दूसरा क्या होता है, 3 वेक्टर है या उनका रिजल्टेंट 0 है, तो ट्रायंगल लॉ को ओबे करना पड़ेगा उनको। तो एक तो ट्रायंगल या है, ट्रायंगल लॉ होगा। तो अगर मान लीजिए फोर्स F1 है या F2 है और या F3 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। ओके, तो ट्रायंगल लॉ को ओबे करना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए कि हमारा, सुनो, यहाँ पर अगर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ओके। अब ये जो F1 है, F2 है और F3 है। अब एक दो सिमिलर ट्रायंगल का रूल क्या होता है, एंगल अगर सेम है तो दो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। क्या होता है ना, तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो। गलत है कि सही है? सही है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो आपका मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल दो तरह का वहां बनेगा, एक बनेगा ज्योमेट्री से, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट से, और एक ट्रायंगल बनेगा किससे? इससे, फोर्स से। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो एंगल सेम होंगे, और एंगल जब सेम होगा तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम वर्किंग को अपना उस ट्रायंगल के जो ज्योमेट्री से ट्रायंगल आ रहा है उस सिमिलरिटी देखते हुए हम वर्क कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक तो यह मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि यह F1 है और इससे यह एंगल बना रहा है आपका θ1, और यह आपका F2 है और इससे एंगल यह बना रहा है θ2। क्योंकि दो वेक्टर के बीच में हम क्या देखते हैं? टेल टू टेल एंगल देखते हैं, और वह एंगल होना चाहिए 0 से लेकर 180 तक। फिर हम इधर जाते हैं तो हमारा यह एंगल, ये F3 हो गया और यह F1, तो यह हो जाता है θ3, और ये तीनों का सम 180 होगा क्या?
थीटा 1 प्लस थीटा 2 आई, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस बोलो प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 होगा या पाई डिग्री। क्या बोलिए आप? 360 होगा। हाँ 360 होगा, एक्सटीरियर है ना, सही कह रही हो, 360 होगा, 2 पाई या 360 डिग्री, सही बोल रहे। एक्सटीरियर एंगल का सम है, इंटीरियर का 180 होता है। गुड। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक फोर्स आपका लगेगा, इनको दिखा दिया जाए तो एक मान लो कि F1 इधर लग गया और इधर F2 लग गया और इधर आपका F3 लग गया, तो ये एंगल हमने दिखाया है थीटा 1। यहाँ देखो, ठीक है ना, यह F1 है, क्योंकि टेल टू टेल एंगल निकालना है तो इसको स्लाइड कर दिया आगे, प्रोड्यूस कर दिया आगे, और ये एंगल मैंने दिखाया है थीटा 2 और यह एंगल हमने दिखाया है थीटा 3। तो ये एंगल आपका थीटा 1 है, यह एंगल थीटा 2 है और यह एंगल क्या है, थीटा 3 है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, F1 बाई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू होगा F2 बाई साइन थीटा 3 इज इक्वल टू आप कर सकते हो, रुको 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 एक मिनट रुक जाओ तुम। F1 ये एंगल लेना होगा, इसके सामने वाला नहीं, तो ये देखो F1 बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F2 बाई साइन थीटा 3 और इज इक्वल टू F3 बाई ये लामिज थ्योरम या लॉ कहा जाता है, ठीक है, साइन थीटा 1, सही है। या लेंगे तो ये एंगल लेंगे का साइन, यह लेंगे तो यह लेंगे तो वह, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फोर्स अगर बैलेंस हो जाए, ये भी हो सकता है, फोर्स को क्या कर दो बैलेंस। दूसरा क्या होगा कि दो फोर्स का रिजल्टेंट तीसरे के अपोजिट में आएगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो। दीज आर द कंसेप्ट, और इन कंसेप्ट को यूज करते हुए आप वर्क कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला काम क्या है कि इस बात को आप समझो, आप यहां तक चले गए और आपका बॉल जो है यहाँ है और इस बॉल जो है ऐसे रस्सी हो गया आपका, तो इधर आपका रस्सी में फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स F हो जाएगा, और ये सेंटर है तो ये आपका नर्व एक्शन होगा, जिसको R लिखा है वो L लिखो तुम, तो रेडियस भी तुम कंफ्यूज हो गए, तो नर्व एक्शन हो गया, और एक इस पर वेट काम करेगा mg। ओके, सही है, क्लियर है। अब तुम इस बात को अब समझने की कोशिश कर, यही 3 फोर्स लग रहा है ना, तो इसमें क्या क्या हम सीख सकते हैं कि भाई N और F का रिजल्टेंट mg के अपोजिट में आएगा, एक तो नहीं, या इसका रिजल्टेंट N के अपोजिट में आएगा तभी रिजल्टेंट 0 होगा, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को हम बैलेंस कर सकते हैं, बहुत चीजें निकल सकती है। लेकिन हम करें क्या, तो एक बेसिक तौर पर देखो, एक तो mg इसके पैरेलल है, ठीक है ना, mg इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन को स्लाइड करा सकते हो ना, mg पैरेलल, चूंकि हमको टॉर्क थोड़े निकालना है, हमको तो फोर्स निकालना है, तो मेरा mg जो है इसके पैरेलल हो गया और यह F इधर हो गया और N को ऐसे दिखा लिया, एक ट्रायंगल लॉ को ओबे कर गया कि नहीं। यह देखो तो यह F हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया, या तो तुम्हारा क्या है F, और यह नॉर्मलाइजेशन इधर हो गया, तो यह एक ट्रायंगल लॉ को ओबे कर गया और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। अब ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल देखो, तो ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल में क्या है कि यह डिस्टेंस आपका फिक्स है, यह डिस्टेंस फिक्स है, मान लो कि h है, यह तो फिक्स है ना, और ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है कि r है, ये भी फिक्स है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, लेंथ है l, तो l जो लेंथ है वह उधर खींच रहा है तो ये चेंज हो रहा है, यानी l वेरिएबल है, r कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है, लेकिन l क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसलिए अब ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एकदम चिपका दिए एक दूसरे पर, एक लेंथ हाइट और r का, r माने रेडियस है और वहां r नॉर्मलाइजेशन है, ये ध्यान रखना, तो स्मॉल r कर देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करें, स्मॉल r, ठीक है। अब देखो भाई इसमें ध्यान दो, तो ये स्मॉल r हो गया, रेडियस है, अब रेडियस फिक्स है तो n फिक्स रहेगा, f l क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो आपका f डिक्रीज करेगा, mg से मतलब ही नहीं है,
mg तो कांस्टेंट होता है, h कांस्टेंट है तो mg कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन कितना अच्छा से पकड़ा गया कि भाई क्या कर लोगे कि f डिक्रीज करेगा, ओके, क्योंकि l डिक्रीज कर रहा है, सही है ना। ट्रायंगल दोनों एकदम फिट होना चाहिए एक दूसरे पर, तो फिट होगा तो एक घटेगा तो दूसरे भी साइड को घटाना पड़ेगा, है। तो ये दो ट्रायंगल एक दूसरे पर फिट कर दिए, एक के ऊपर दूसरे को रख दिए, तो एक ये घटेगा तो एफ डिक्रीज करेगा और नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। शायद वही ऑप्शन भी है ना, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, हाँ, या तो आप हाँ बोलो, या तो आप लामीज थ्योरम लगाओ या कंपोनेंट लो, उसमें जो है बहुत लंबा जाएगा, ये बड़ा अच्छा चीज है, नया तरीका भी सीख लिए 1 मिनट में सवाल बनाने का। आप देखिए नया सवाल देखिए, न्यू क्वेश्चन क्या है भाई, तो न्यू क्वेश्चन में अगर जाया जाए तो ये है क्वेश्चन नंबर, ये है, ये वाला सवाल है। इस सवाल को आप पढ़ सकते हैं इजिली, और पढ़ने के बाद आपको नॉलेज भी मिल सकता है इसका। फिर भी मैं बताता हूं इसको क्या कह रहा है यह सवाल। यह पहला ये जो सवाल करने जा रहा है उसको समझिए अच्छा से। फर्स्ट काम क्या किया गया है कि इसमें तुमको ये मास वाला रस्सी है, रोप में मास है, सवाल हम समझा देते हैं। ये रोप में मास है, और रोप में मास है तो उसका पॉइंट टू पॉइंट टेंशन वेरी करेगा। इस पुली का मास लेस है, यह पुली क्या है, मासलेस है, लेकिन साइज है थोड़ा, ताकि उसको रस्सी को थोड़ा इधर उधर दिखाया जा सके, यानी पुली आइडियल है। आइडियल माने वह मासलेस है, स्मूथ है, ओके। और यहाँ F2 शायद लगाया जा रहा है 90, F2 की वैल्यू आपको 90 है, देखिए F2 90 है ना दोस्त न्यूटन, और यह F1 110 है क्या, 110 न्यूटन लगा दिया है, ठीक है। इस सवाल को कैसे बनाए, अब लीनियर मास डेंसिटी आपको दिया हुआ है, शायद लीनियर मास डेंसिटी आपका 1/4 kg पर मीटर दिया है, 0.25, ये पॉइंट को आप ध्यान, तो सफिशियंट जगह है, हम यहाँ बना सकते हैं। हमें निकालना क्या है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है, तो पहले मास ऑफ स्ट्रिंग निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि आपका मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। आई बात समझ में, तो हम टोटल में ऐसा करते हैं कि देख ये सेम लेवल पर है, ये तो पॉइंट सेम लेवल पर, तो यहां पर अगर बात करो टेंशन की, इसमें मास मान लो कि इस पूरी राशि में मास कितना है हम मान लेते हैं, तो यहां अगर टेंशन लगेगा इस पर, इस पुली को लो F1 को, तो F1 आपका इधर लग रहा है, करेक्ट, और जैसे हुआ F1 उधर लग रहा है तो आपका एक तो इधर लगेगा T, यहाँ पर हम टेंशन T मान रहे हैं, सेम लेवल है, यहाँ T लगेगा, ओके। और ये रस्सी का कुछ एक वेट काम करेगा, इसका स्ट्रिंग का वेट काम करेगा M1 भी, ओके। यानी ये जो रस्सी है इसका मास हमने M1 मान लिया, तो आपका एक तो F1 ऊपर लगेगा, तो यहां से F1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, तो 2T प्लस M1 जी, ओके, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन में इसको काट लो, इस पुली को जब काट लोगे तो देखो क्या आता है, इस पुली को हम कट करें इसको, तो आपको एक तो इधर लगेगा, एक तो इधर लगेगा, करेक्ट, दो फोर्स, ये टी होगा और यह टी होगा, और एक नीचे लगेगा 90 न्यूटन, ओके। अब F1 आपका 110 न्यूटन है, ओके, यह है ना, 110 लग रहा है ना F1। अब देखिए ये जो है इसमें राशि में, इस स्ट्रिंग में, इसमें इसका मास हमने M2 मान लिया, पुली में तो कोई मास है नहीं, तो इसका M2G नीचे काज करेगा, और इस तरह अगर देखो तो आपका इक्वेशन बनेगा 2T इज इक्वल टू M2G आप प्लस आपका 90 आ गया, 2T इज इक्वल टू M2G आप प्लस 90 आ गया। अब ये 2T इज इक्वल टू M2G प्लस 90 आ गया, तो आप यहाँ पर 2T की वैल्यू क्या आई है, देखिए 100, देखिए यहां से T2 अगर रखिएगा 2T तो क्या है 110 माइनस M1, और इज इक्वल टू है M2G आप प्लस 90। हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 निकालिएगा तो 110 माइनस 90 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G आ गया, और इस तरह M1 प्लस M2 आएगा, G 10 है, यह 2 kg आ गया, हो गया। अब 2 kg आ गया तो 2 kg लेंथ, अब पर यूनिट लेंथ कितना है 0.25 इंटू L, यह टोटल मास इक्वल टू 2 आ गया,
और यह एल आ जाएगा 8 मीटर। करेक्ट। अच्छा सवाल था, थोड़ा हट कर, लीक से हट कर है। रस्सी से, पुली से जब रस्सी पास करता है तो उसमें जनरली मासलेस रस्सी स्ट्रिंग लिया जाता है, इसमें रोप में मास था, तो थोड़ा नया तरह का अप्रोच था इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है आपका ये 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में क्या है, ये जो है स्ट्रिंग है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में ऑल द ब्लॉक्स रिमेन्स मोशनलेस, ये बाद में ऑप्शन देखेंगे अपन, थोड़ा सा ये सवाल को आप पढ़ लीजिए आराम से। ये सवाल है, आप पढ़ सकते हैं इजीली क्या। तो इसमें ये सवाल का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस फिगर पर आता हूं, आप देखिए, ये जो फिगर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो फिगर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर का अगर बात किया जाए, ये फिगर क्या कहता है, देखिए, अगर इस फिगर की बात की जाए तो इस फिगर में क्या है, हम बनाते हैं अलग से, ये पुली है और यहाँ एक ब्लॉक है ए, उसका मास बता सकते हैं आप लोग, इसका ए का मास कितना है, 3 केजी, 3 केजी है। और ये ब्लॉक है इधर एक, इसकी मास 6 केजी है। ओके, और यहाँ पर एक पुली आ गए भाई साहब, और इस पुली मासलेस है ना, और ये एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया गया है सी 4 केजी का, सही है, ये 4 केजी का आपको यहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। तो नेचुरल है कि आप देखो भाई कि ये पुली तो स्टेशनरी, तो ऊपर इसमें अगर टेंशन दोनों ये एक रस्सी से पास कर रहा है, तो यहाँ अगर टेंशन T1 है तो यहाँ भी टेंशन T1 होगा, और इधर वेट काम करेगा 40, तो ये T1 2T1 इज इक्वल टू, ये इजिली निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये 2T1 इज इक्वल टू 40 आ जाएंगे इजिली। तो यहां से अगर बात किया जाए तो आपका 2T1 इज इक्वल टू 40 आएगा, और यहां से T1 आ गया 20 न्यूटन। ओके, T1 आपका कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। एक तो काम हो गया, ये मेरा T1 आ गया 20 न्यूटन, करेक्ट। अब दूसरा काम क्या होगा, T1 जब 20 न्यूटन आ गया तो ये हमारा 2T1 40 हो गया, T1 आ गया 20 न्यूटन। अब T1 तो आ गया, अब देखो यहां पर क्या है कि ये तो फिक्स हो गया, लेकिन ये ब्लॉक तो चल सकते हैं ऐसे ऐसे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इस ब्लॉक पर टेंशन अलग होगा, यहाँ नॉट है ना, तो इसमें टेंशन अलग होगा, तो इस पर एक टेंशन आपको T2 इधर कार्य करेगा, और इस पर टेंशन आपका एक T2 इधर कार्य करेगा, और ये दोनों वर्क करेंगे इस तरह। तो मैं बताता हूं कि ये जो है आपका, इस पर भी एक T1 इधर काम करेगा क्या। तो अगर मान लीजिए कि हम बात करें तो इसका अगर एक्सलेशन कुछ देर के लिए मानिए कि ऊपर ए है, तो एक ही पुली से है, एक रस्सी कांस्टेंट है, तो इसका एक्सलेशन ए नीचे आ जाएगा, मानते हैं। तो इसका एक्सलेशन ए ऊपर आ गया, तो इसका एक्सलेशन ए आपका नीचे आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको समझ जाइए कि भाई ये ए एक्सलेशन से आपको ऊपर जा रहा है, और यह ए एक्सलेशन से यह ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो जो बात हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो कि अब बनाए तो कैसे। तो अब बनाना आसान है, ये टेंशन मालूम हो गया एक, और एक टेंशन में तो एक्सलेशन लगा देते हैं, तो ये T2 इस पर हम देखते हैं, इस पर 3 केजी वाला पर, तो आपका T2, ओके, और माइनस 30 इसका मास। अब M1D M2D ऐसे मत लिखा करो, इसमें टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो उतना लेवल तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप इस तरह के क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, IIT में जाने लायक। तो T2 और इधर हो गया 30, और एक नीचे हो गया T1, T1 कितना है 20, तो -20 इजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन, फिर ये हो गया, करेक्ट। दूसरा यहां पर आप देखिए तो इस पर किधर इधर लगेगा T1 क्या, तो एक तो इधर लग रहा है आपका T1 कितना है 20, और प्लस इस ब्लॉक पर हम देख रहे हैं, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये जो है और क्या लग रहा है, एक वेट लग रहा है इसका 60, ठीक है, और माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6A। ओके, और ये कर लीजिए, दोनों सोल्व करिए, तो आपको टेंशन कितना आ रहा है देखो, तो दोनों सोल्व कर लो, एक्सलेशन भी निकल जाएगा। है? टेंशन कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया, और एक्सलेशन बता 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आकर के आप वर्क करिए,
तो बड़ा प्यारा सा रेसिपी आएगा, इसको समझिए। ये जो वर्क करेंगे हम लोग उसको समझिए। इसको तो इसको अगर समझने की कोशिश किया जाए तो देखो क्या आता है कि इसमें आपको ऑप्शन देख लीजिए, 40-20 सब आपको पता चलेगा, सब चीज निकल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि इन द सेटअप सोन द स्ट्रिंग इज, और ये सेटअप है। ये सवाल अच्छा है। सवाल देखिए, इस सवाल को समझने की कोशिश करें। ये जो है एक सेटअप दिया गया है, इसमें एक ब्लॉक बी है जो यहाँ पर है और एक ब्लॉक ए यहाँ लटकाया गया है, इसको सस्पेंड किया गया है। ओके, अब बोल रहा है क्या कि भाई ये उठाना है तो इसका ए का मास कितना होगा, ये उठ सके, बी ऊपर उठाना है। तो भाई ऊपर उठाने के लिए इसमें जो टेंशन होगा वह टेंशन जो होना चाहिए इसके वेट से ज्यादा होना चाहिए, या जस्ट उठने के लिए लगभग बराबर तो हो जाए। तो पहला बात क्या कर सवाल में कह रहा है कि सारा पुली रफ है, पुली रफ है, तो टेंशन दोनों ये वेरी होने का चांस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस सवाल में 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है। पहला कि इनमें रफ है परंतु ये मासलेस है, और ये पी पुली जो है ना वह मासलेस रफ है लेकिन मासलेस नहीं है, परंतु उसका मास यहाँ पर है, एक्सिस पर। दो बातें हैं। देखिए इसका क्लू पॉइंट क्या है। क्लू पॉइंट है कि ये तो मासलेस है, ये दोनों क्या है, मासलेस है लेकिन रफ है, परंतु ये मासलेस नहीं है लेकिन इसका मास टोटल पुली में नहीं है, क्या है आपको, हाँ एक्सिस पर है। तो इस बात को अगर समझना है तो देखिए कितना प्यारे ढंग से हम लोग थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, कंसेप्ट सीखते हैं। अगर ये मासलेस है, ये मासलेस है, रफ है, ठीक है ना, सेंटर है, और इधर अगर टेंशन अगर मान लीजिए T1 है, रफ है तो T1 और T2 लेकर चलना पड़ेगा। और ये मासलेस है, ये मासलेस है, तो मासलेस में क्या आएगा, मासलेस में एक कंसेप्ट आपके पास आएगा कि आपका टॉर्क, ये मासलेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा। कोई चीज मासलेस है तो एमआर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो जीरो आ गया, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ गया। तो नेट टॉर्क फिक्स एक्सिस रोटेशन में एक होता है कॉन्सेप्ट, तो कोई मैंने उतना भी मैंने नहीं जानते हैं तो थोड़ा सीख लीजिए, बाद में जान जाइएगा। तो नेट टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, और यह आई आपका क्या है, जीरो है, तो आपका नेट टॉर्क क्या होगा, अल्फा जीरो नहीं है, देखिए आई जीरो है, इसलिए नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। यानी इस पुली मासलेस पुली रफ भी होगा तो उस पर नेट टॉर्क जीरो लगेगा। अब भाई नेट टॉर्क जीरो है, अब देखो तो इसकी रेडियस आर मान लो और यह भी आर मान लो, तो ये T1 आर, ये किधर आ जाएगा, T1 आर, T1 आर इधर आएगा, टॉर्क, टॉर्क होता है ना आर क्रॉस एफ, तो आर इधर हो गया, एफ इधर, तो T1 आर, और इधर हो जाएगा माइनस T2 आर इजिकल टू क्या आने वाला है, जीरो। तो यहां से T1 इजिकल टू T2 होगा, ठीक है ना, यानी दोनों ये टेंशन बराबर होगा। यानी इस केस में अगर मासलेस पुली है तो इधर टेंशन और यह टेंशन फिर अगेन सेम हो गया। तो ये अगर जिसको टॉर्क का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ रहा है तो वो ये ऐसे कर सकता है कि भाई रफ भी पुली हो और मासलेस हो तो दोनों ये टेंशन क्या आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है। ओके जी, अब देखिए दूसरा क्या है कि इसमें अब दूसरा बात क्या है वह समझने वाला है कि मैं एक बात, ये स्लिप नहीं कर रहा तब, अगर ये स्लिप करता तो ऐसा नहीं होता, पुली में फ्रिक्शन भी लगता, तो इसीलिए ये स्लिप नहीं कर रहा है, चिपका हुआ है, तब यह बात सही है, मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब सही है। दूसरा कंसेप्चुअली जो आप देखो कि दूसरा केस में भी क्या है कि यहां पर मास टोटल है, तो मास एक्सिस पर है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से डिस्टेंस होगा तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन जीरो हो जाएगा, मास अगर एक्सिस पर है तो अगेन दोनों योर टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी दोनों जो मास एक्सिस पर हो गया और मासलेस है, दोनों ही केस में आपका चूंकि चिपका हुआ है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा, टॉर्क टेंशन दोनों योर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अब देखिए इस कंसेप्ट का यूज मैं यहाँ करता हूँ, अगर करूं कंसेप्ट का यूज, तो देखो ये तो मासलेस है, ये क्या है भाई, मासलेस पुली है, मासलेस, तो दोनों ये टेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो इधर टी तो इधर भी टी। अब देखो ये भी इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, तो इसका भी इधर टेंशन और इधर टेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो इसमें भी ये टेंशन है तो ये भी वही हाल है, तो यहां भी टेंशन जो होगा वही होगा, यहां भी टेंशन वही होगा, और यहां भी टेंशन वही होगा। सही है क्या,
एक ही टेंशन आएगा। तो भाई एक तो बात है कि ये टेंशन 2t टी के बराबर कब आएगा, जब t 0 हो। इस पुली पर क्या आ रहा है बोलो, नीचे लग गया 2t। इस पुली का देखो, इस पुली का देखो तो 2t नीचे लगा, माइनस पागल, इसका मास मान लो कि कुछ है, m0 है, तो 2t m0g, सही है। 2t नीचे लगा इस पुली पर, टी और ऊपर t, और इसका वेट भी है पुली में तो नीचे, तो m0g माइनस ऊपर t इजिकल टू m0 पुली, ठीक है। एक्सलेशन हो गया पुली में एपी, सही है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि 2t इजिकल टू ऊपर वाला टेंशन नीचे वाला टेंशन के बराबर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें मास है, ऐसा इक्वेशन आएगा। नहीं करते इधर देना कि ऊपर का टेंशन नीचे के टेंशन के इक्वल हो जाता है, अगर पुली मासलेस है तभी होगा क्या। अब यहां से अगर बात करो तो तुम्हारा एपी कितना आया पुली का, देख दो। हेलो पुली, तो m0g आप प्लस टी अपॉन m0, ये आ जाएगा g प्लस टी बाई m0। अब इस ब्लॉक का देखो, इस बेचारे का, तो इस बेचारे का क्या होने वाला है, तो इस ए का क्या होगा, ए पर टी ऊपर लग रहा है, इसका वेट काम कर रहा होगा mg, तो यहाँ mg माइनस टी एम ए होगा, यहां से ए ब्लॉक A1, तो A1 कितना आ रहा है, m से डिवाइड कर दीजिए इधर, A1 जब निकालोगे तो m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये g माइनस टी बाई एम आ गया, तो A1 आ गया g माइनस टी बाई एम। इस तरह अगर बात किया जाए तो आपका क्या आने वाला है, ये A1 g माइनस टी बाई एम आ गया। इस बात को आप समझिए, A1 g माइनस टी बाई एम आ गया कि नहीं। अब देखो तो कौन एक्सलेशन ज्यादा है, देखो तो देखो एपी ग्रेटर आ गया A1 से, वहां प्लस है यहाँ माइनस है क्या, तो ये एपी ग्रेटर हो गया A1 से। अब इस बात पर अब ध्यान दो, एपी A1 से बड़ा है, पुली का एक्सलेशन ज्यादा आ गया और इस ब्लॉक का कम आ गया, तो क्या होगा देखिए, तो देखिए क्या होता है, क्या आता है देखिए, यहाँ आइए, इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि पुली से यह रस्सी है, यहाँ पर अगर यह कोई पॉइंट पी दिया है तो चलो पी मान लेते हैं, और यह ब्लॉक ए है, ए स्लोली चल रहा है, पुली तेजी से चल रहा है, तो ये पॉइंट पी का रस्सी का पी चिपका हुआ है इससे, तो यह भी पॉइंट पुली के एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है ना, पुली के एक्सेलरेशन से चलेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है, तो रस्सी क्या हो जाएगा लूज, तो टेंशन क्या हो गया जीरो, और टेंशन जब जीरो हो गया तो उठेगा कभी नहीं, इसको उठाओगे कैसे। और लेकिन रस्सी जस्ट टाइट है, तो हम तो मान कर चले थे ना टेंशन, लेकिन टेंशन जीरो आ रहा है, यानी अभी पुली भी फ्री फॉल कर रहा है और यह ब्लॉक भी फ्री फॉल कर रहा है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, फिक्स। इसका भी जी है, इसका भी एक्सलेशन जी है, और दोनों रिलीज किया गया है रेस्ट से, तो ये पुली का भी फ्री, टेंशन जीरो हो गया तो सब फ्री फॉल हो गए, तो ये फ्री फॉल जब करेगा पुली तो इसकी एक्सलेशन जी होगी, और इसका भी ए का भी एक्सलेशन क्या होगा, जी होगा, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, फिक्स। और यह जब सेपरेशन कब फिक्स होगा, जब पुली रोटेट ना करे। अगर ये पुली रोटेट करने लगा तो क्या होने वाला है भाई, पुली अल्फा तो हो ही सकता है ना पुली में, अरे टॉर्क जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, अल्फा तो हो ही सकता है, अगर ए फिजिकल टू एम है तो एम जीरो हो गया तो एफ जीरो हो गया, तो कोई जरूरी है कि ए जीरो हो, उसी तरह टाउ इक्वल टू आई अल्फा है, तो आई जीरो के कारण टॉ जीरो है, लेकिन अल्फा तो हो ही सकता है ना नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहां पर ये जो है, ये पॉइंट और इसके बीच में कोई रिलेटिव नहीं है, अगर ये रोटेट करेगा तो क्या होगा भाई, रोटेट करेगा तो ये सेपरेशन चेंज होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एक दूसरे से, इसीलिए यह पुली रोटेट नहीं करेगा। कौन पुली रोटेट करेगा सब, तो ये जब ब्लॉक इधर आएगा तो रस्सी का लेंथ तो कांस्टेंट है, अब ये तो कांस्टेंट हो ही नहीं रहा और ये आ रहा है, तो ये रस्सी क्या होगा, का लेंथ घटेगा, और रस्सी का लेंथ घटेगा तो ये क्या करेंगे, ये पुली रोटेट करना पड़ेगा इसको, तो ये बढ़ेगा, तो ये पुली ऐसे रोटेट करेगा, यह ऐसे रोटेट करेगा, और यह ऐसे रोटेट करेगा, यानी ये मासलेस पुली सब रोटेट करेंगे, और इसको रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर रोटेट करेगा तो यह पॉइंट इधर उधर खिसकेगा, तो दिक्कत आएगी क्या, सही है ना। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, किसी को दिक्कत आया जी, डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर आ रहा है, ये पुली नीचे जाएगा तो इस रस्सी को नीचे आना पड़ेगा कि नहीं, तो यह रस्सी कब नीचे आएगा, जब यह ऐसे नाचेगा,
कोई चीज को या नीचे आ रहा है कैसे नाचेगा, ऐसे, और यह भी ऐसे नाचेगा, ठीक है। और ये जो है ऐसे नाचेगा, तो ये भी पुली रोटेट करेगा, ये नहीं करेगा। क्लियर है। और ये था आपका 1 से 10 क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग 10 के बाद वाला करेंगे, है इसमें। हाँ हाँ।